ओके कल हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने इससे पहले क्या देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स हैं जिन्हें कोई, सबसे पहला पॉइंट, जिन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए था प्रोपोगेट होने के लिए, आगे ट्रैवल करने के लिए। फॉर एग्जांपल लाइट रेज, जैसे कि हमारी लाइट वेव्स या लाइट रेज, सनलाइट किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। सन से लेकर अर्थ तक बीच में कुछ नहीं है, वैक्यूम है, लेकिन फिर भी लाइट यहाँ तक ट्रैवल कर लेती है अर्थ तक। क्यों? क्योंकि इन लाइट वेव्स को मीडियम नहीं चाहिए रहता। ठीक है, किसने दिया ये कॉन्सेप्ट? मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने जब ये कॉन्सेप्ट दिया तो उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात बोली। उन्होंने बोला कि जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, ठीक है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक वेक्टर चेंज होगा तो आपका एक मैग्नेटिक वेक्टर प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड आसपास प्रोड्यूस होगी। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, लेकिन इससे इतनी बात नहीं बनी, तो उन्होंने फिर सेकंड इसी चीज को, क्योंकि उस वक्त सब चीज करंट के हिसाब से चलती थी कि सिर्फ करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, तो इन्होंने फिर इसको बताया कि बीच में जो आपका करंट था, कौन सा करंट था, डिस्प्लेसमेंट करंट था। ठीक है, तो हमने कल डिस्प्लेसमेंट करंट देखा कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता था अपन का, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कौन सा फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट के जो है ना, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और फिर हमने कल डिस्प्लेसमेंट करंट के अलग अलग फॉर्म में इसके सारे फॉर्मूलेज देखे। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया था। और हमने जस्ट प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया था, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। फर्स्ट जो है आपकी मैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दिस वेव डज नॉट कैरी एनी चार्ज। ये कैसी है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती हैं, चार्जलेस होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चार्जलेस होती हैं, चार्जलेस, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब आपको एक और तरीके से क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कैसे करें। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, अभी मैंने पीछे बताया कि अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारे पास, है ना, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती रहेगी तो डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता रहेगा, इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती रहेगी। ऐसी वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह रहे हैं। तो जब हमें अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करना है तो ये कैसे प्रोड्यूस होती है, विद द हेल्प ऑफ एसिलरेटेड चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसकी वजह से प्रोड्यूस होती हैं, एसिलरेटेड चार्ज से, क्योंकि अगर हमारा चार्ज रेस्ट पे होगा तो कौन सी प्रोड्यूस होगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, एक हमें फिक्स या फिर आप कह लो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही है कि अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं हो सकती। सेकेंड पॉइंट है, अगर आपके पास कोई चार्ज किसी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा होगा वो, तभी भी आपको एक फिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, तो तभी भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं हो सकती। ये कैसे चार्ज से प्रोड्यूस होती हैं, एसिलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस होती हैं, बट वो उसको कैरी नहीं करती, उसके साथ ट्रेवल नहीं करती, चार्ज की वजह से जरूर प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी हैं, दे आर चार्जलेस। ठीक है, चार्जलेस मतलब कैसी हैं ये वेव्स, न्यूट्रल है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपन की कैसी हैं, न्यूट्रल वेव्स हैं। अब क्योंकि ये न्यूट्रल वेव्स हैं तो ये डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर कोई मैग्नेटिक फील्ड है ना, अगर अपन कहें कोई बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर बीच में अगर आपकी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये अपना पाथ फॉलो करेगी, ये जिस भी पाथ पे जा रही होगी ये वही पाथ फॉलो करेगी, डिफ्लेक्ट नहीं होगी। थर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, लाइट वेव। अगर मैं बात करूं लाइट की तो ऑब्वियसली ये किस स्पीड से ट्रैवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸। ठीक है, कितनी स्पीड से ट्रैवल करती है, 3 × 10⁸। और इनका नेचर कैसा होता है,
इनका नेचर कैसा होता है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी हैं, ट्रांसवर्स हैं। बहुत समय तक ये माना गया कि ये लॉन्गिट्यूडनल है, पर नहीं, ये कैसी हैं, ट्रांसवर्स हैं। अच्छा, और देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक वेव है, तो वेव में क्या क्या हो सकता है, वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, वो रिफ्रैक्ट हो सकती है, वो डिफ्रैक्ट हो सकती है, उसमें इंटरफेरेंस हो सकता है, वो पोलराइज हो सकती है। तो एक बार क्वेश्चन आया नीट में कि ट्रांसवर्स कैरेक्टरिस्टिक जो है, ट्रांसवर्स कैरेक्टरिस्टिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो किस वजह से आया। तो ट्रांसवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कैसे पता चलता है, अगर कोई वेव को हम पोलराइज कर सकते हैं, ठीक है, अगर किसी वेव को हम पोलराइज कर सकते हैं तो वो कैसी होती है, ट्रांसवर्स होती है, ठीक है। तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स हैं, और हम इन्हें पोलराइज भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज दिस, नेक्स्ट है कि अगर देखो, अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपकी कोई, ये आपका वाटर है, ठीक है, ये एक कोई मीडियम है, ठीक है, और एक ये कोई एयर है यहाँ पे, ठीक है, दो मीडियम्स अगर मैंने ले लिए, और अगर मैं मेरी कोई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर ट्रैवल करेगी, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ये जब जाएगी, तो हमेशा याद रखना इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बट इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डज नॉट चेंज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, राइट, बट इट्स वेवलेंथ चेंजेस, ठीक है, बट उसकी जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगी। अच्छा, आपको सबको मालूम ही होगा कि हमारी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है इन टर्म्स ऑफ सी। वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं, न्यूमेरिकल जब आएंगे तो हमें, जब भी न्यूमेरिकल आएंगे तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है। तो अपन का वेवलेंथ क्या होती है, यस, किसी को एनी आइडिया गाइस, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, हमारी क्या होगी वेवलेंथ v बाय c, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये ट्रांसफर्स रहती हैं, ठीक है, ये ट्रांसफर्स रहती हैं और हम इन्हें पोलराइज भी कर सकते हैं। और ये पोलराइज कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे बताते हैं कि हमारी वेव्स कैसी हैं, ट्रांसफर्स हैं, ठीक है, ओके, एनी डाउट, ओके। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 11th क्लास में हम ऑसिलेशन एंड वेव्स में पढ़ते हैं, अगर कोई वेव है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, वो डिफ्रैक्ट हो सके, ठीक है, बेंड हो सके, रिफ्लेक्शन हो सके, रिफ्रैक्शन हो सके, और इंटरफेरेंस हो सके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमने ऑसिलेशन एंड वेव्स में पढ़ी थी, ठीक है, डिफ्रैक्ट भी हो सकती हैं, रिफ्लेक्ट भी हो सकती हैं, इनमें रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, ये इंटरफेरेंस भी हो इनमें इंटरफेरेंस भी हो सकता है, और इसके साथ साथ they can be polarized also, the fifth one, ठीक है, they can be polarized, और इसकी वजह से ही ये कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं, क्लियर। तो ये थी आपकी सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज थी। द फर्स्ट इज कि चार्जलेस होती हैं, चार्जलेस होती हैं मतलब न्यूट्रल है, न्यूट्रल इसका मतलब इन्हें हम डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, अगर ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगी तो ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएं, बट द वेवलेंथ कैन चेंज्ड, ओके। तो ये ट्रांसफर्स होती हैं, पोलराइज होती हैं, और जो भी सारी वेव में कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इट कैन बी डिफ्रैक्ट, रिफ्लेक्ट एंड इंटरफेयर, ओके। आई गेस समझ में आ रहा होगा, कभी भी किसी पॉइंट पे डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, ओके। ओके, नाउ कम टू मैक्सवेल इक्वेशंस। हम अब किस पे आते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन पे आते हैं। कल अपन ने देखा था जब हम डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ रहे थे, तब अपन ने देखा कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या आ रहा था हमारा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ठीक है, कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, या इनडायरेक्टली अगर कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होगी तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये अपन ने कैसे देखा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और जब मैक्सवेल ने देखा कि इस रीजन में भी कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे फ्लो करने वाले करंट को उन्होंने बोला डिस्प्लेसमेंट करंट और यहाँ पे फ्लो होने वाले करंट को बोला कंडक्शन करंट। तो उन्होंने फिर बोला कि जो मैक्सवेल इक्वेशन सॉरी जो आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता था, बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, कि अगर करंट होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो उन्होंने मैक्सवेल ने बोला कि ये जो आपका लॉ है ये कैसा है, इनकंसिस्टेंट है, गलत है। उन्होंने ये चीज प्रूफ कैसी की, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, कि बीच में तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था बट ये कंपास फिर भी डिफ्लेक्ट हो गया। तो उन्होंने बोला ये इनकंसिस्टेंट है और फिर उन्होंने कुछ इक्वेशंस दी जिनका नाम क्या रखा गया, मैक्सवेल इक्वेशन, कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस। मैक्सवेल की इक्वेशन क्या है, सेट ऑफ इक्वेशंस है, बहुत सारे समीकरण है ना, 4 समीकरण उन्होंने दिए, सेट ऑफ इक्वेशन दी, उन्हें क्या बोला उन्होंने, मैक्सवेल इक्वेशन बोला। ये किसकी वेव्स थी, पूरे जो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही थी, क्या बता रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही थी वेव की, ठीक है। और उससे इन्होंने ये भी प्रूफ करा कि जो आपकी लाइट रेज हैं, जो आपकी लाइट रेज हैं ये कैसी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। क्या प्रूफ करा उन्होंने, कि जो लाइट रेज हैं आपकी वो कैसी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। तो आपकी कितनी मैक्सवेल इक्वेशन है, 4 मैक्सवेल इक्वेशंस हैं आपकी, क्लियर। बार ओके, ठीक है, एक और बार समझना है, सुन लो, क्या पर देखना है हमें, मैक्सवेल इक्वेशन देखना है, ठीक है। क्या हमें आप पढ़ने वाले हैं, हम मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। मैक्सवेल इक्वेशन क्या थी, आपके जो मैक्सवेल थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। पहले कहा जाता था कि इधर करंट, देखो ये एक वायर है, राइट, ये एक वायर है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ये भी एक वायर है, यहाँ पे भी क्या फ्लो कर रहा है, आपका करंट फ्लो कर रहा है। तो एम्पियर्स ने बोला कि, एम्पियर्स ने क्या बोला, ये इक्वेशन दी, एम्पियर सर्किटल रूल, उन्होंने बोला जहां जहां करंट है, ये आई क्या है, करंट, के जहां जहां करंट होगा वहां पे क्या होगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। उन्होंने ऐसा बोला, किसने, एम्पियर्स ने ऐसा बताया, ठीक है। अब मैक्सवेल ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ओके, यहाँ पे कंपास रखा, कंपास डिफ्लेक्ट हो गया, अच्छी बात है, यहाँ पे भी कंपास रखा, यहाँ पे भी कंपास डिफ्लेक्ट हो गया। अब बीच में देखो, बीच में तो कोई करंट हो नहीं सकता, क्या बिना वायर के करंट फ्लो होगा, अभी तक हम कहते थे नहीं नहीं फ्लो हो ही नहीं सकता, अगर कोई तार नहीं है तो कोई करंट भी नहीं होगा, लेकिन कंपास यहाँ भी डिफ्लेक्ट हुआ और विद इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम मैग्नीट्यूड। तो फिर मैक्सवेल ने बोला कि ये जो आपका लॉ है ये गलत है, एम्पेयर से बोला कि ये इनकंसिस्टेंट है, इनकम्प्लीट है, बीच में भी एक करंट फ्लो हो रहा है जिसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा, उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा या डिस्प्लेसमेंट करंट, जो अपन ने कल पढ़ा था। और उसके बाद जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से परफॉर्म कर दिया, उसके बाद उन्होंने एक सेट ऑफ इक्वेशंस दी ना, 4 समीकरण दिए, 4 इक्वेशंस दी, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, मैक्सवेल इक्वेशन। और इसकी मदद से उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि जो लाइट है आपकी, जो होती है ना लाइट रेज अपन की जो है, वो कैसी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। तो इसी से अपन को समझ, देखो इस एग्जाम्पल से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी पता चल जाएंगी। जैसे इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए रहता प्रोपोगेट होने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू प्रोपोगेट, इट डजंट नीड एनी प्रोपोगेशन मीडियम, ओके, ठीक है। तो ये थी आपकी मैक्सवेल इक्वेशन। अब कौन कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन है, देखो सबसे फर्स्ट जो आपकी इक्वेशन है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं गॉस लॉ के नाम से, सब लोग अवेयर हैं गॉस लॉ से, गॉस लॉ पढ़ा है सबने, यस मैम। गॉस लॉ अपन का क्या कहता था,
गॉस लॉ ये कहता था क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, या फ्लक्स जो होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स किसकी इक्वल होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। अच्छा, इजी लैंग्वेज में देखा जाए तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर कहीं पे चार्ज रखा है, ठीक है, कहीं पे क्या रखा है, अगर चार्ज रखा है तो वहां पे जरूर क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। ये तो बहुत इजी सी बात है कि अगर कहीं पे चार्ज रखा है, कहीं पे चार्ज है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही, चार्ज में से ही तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, ठीक है। आपका कोई चार्ज है उसमें से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है ना। तो ये आपका गॉस लॉ है कि अगर कहीं पे चार्ज है तो वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगी, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगी। तो गॉस लॉ क्या बताता है आपका, इट डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। गॉस लॉ क्या बताएगा, इट डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। क्लियर, ये थी गॉस की पहली, सॉरी मैक्सवेल की पहली इक्वेशन। क्या पहली इक्वेशन, कि अगर कोई सरफेस है, कैसा सरफेस, क्लोज सरफेस, अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, उसमें कोई चार्ज है, तो कोई चार्ज है तो उसकी वजह से आपकी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी एक पर्टिकुलर एरिया में। कैसा एरिया, क्लोज सरफेस एरिया, एक 3D हमें एरिया लेना रहता है। क्लियर, कोई डाउट? नो मैम। कोई डाउट? क्लियर है। क्लियर है, ओके, ठीक है। अब सेकंड जो आपका मैक्सवेल की इक्वेशन थी, सेकंड मैक्सवेल ने क्या बोला कि जो गॉस लॉ बोला मैग्नेटिज्म में, ये जो गॉस लॉ था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में लिखा है, ई के फॉर्म में लिखा है। अब गॉस लॉ को उन्होंने किस फॉर्म में लिखा, मैग्नेटिज्म के फॉर्म में लिखा। उन्होंने बोला कि बीडीएस क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगा, जीरो, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, देखो ये लिख तो देते हैं बीडीएस, इसका मतलब क्या होता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस है ना, अपन की जो मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं नॉर्थ पोल से निकलती हैं और कहाँ पे टर्मिनेट होती हैं, साउथ पोल पे टर्मिनेट होती हैं, तो कहते हैं इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं अपन की, वो कैसी है, क्लोज्ड फील्ड है, हर कहीं बीच में टर्मिनेट नहीं होती। ये कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज फील्ड है, ठीक है, कि एक मैग्नेट है, अगर हम पूरी पर्टिकुलर एक सरफेस की बात करें तो अगर मैं ये मैग्नेट ले लूं, अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहाँ से आपके कुछ पोल्स निकलेंगी, ठीक है, ये साउथ पोल पे जाएंगी, तो यहाँ से जितनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उतनी ही इस साउथ पोल पे पहुंचेंगी। तो अगर हम नेट फील्ड देखेंगे यहाँ पे तो वो कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या डिस्क्राइब करता है, मैग्नेटिक फील्ड डिस्क्राइब करता है, क्या डिस्क्राइब करता है, मैग्नेटिक फील्ड डिस्क्राइब करता है, और कहता है कि क्लोज इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन, एरियल इंटीग्रेशन, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएस क्या होगा आपका, जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, क्लोज फील्ड लाइंस है, एक पोल पे से निकलेंगी दूसरी पोल पे टर्मिनेट होंगी, है ना, राइट। किसी को कोई डाउट है? यस, एनी डाउट? नो मैम। समझ में आ रहा है? हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड क्या है, फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थर्ड मैक्सवेल की इक्वेशन क्या है जो हम फेराडेज लॉ पढ़ते थे, ये तो बहुत इजी है। फेराडेज लॉ क्या कहता था कि जब भी आपका फ्लक्स चेंज होगा, कौन सा फ्लक्स, अगर आपके पास कोई एक कॉइल है, अगर आपके पास एक कॉइल है और आपने एक अगर मैग्नेट ले ली, ठीक है, और इस मैग्नेट को अगर आप मोशन करोगे, इस मैग्नेट का अगर मोशन करोगे तो इस मैग्नेट में से क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी।
इसमें से क्या निकलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। इसका मतलब इसमें से कुछ ना कुछ फ्लक्स पहुंचेगा इसमें। तो अगर ये फ्लक्स चेंज होता है, अगर ये फ्लक्स चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। यही कहता था हमारा फेराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन क्या है कि किसी भी, देखो थर्ड इस इक्वेशन को देखो, ईडीएल हमारा क्या होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब ये जो फाई फ्लक्स है ये कौन सा है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब यही है कि अगर आपने एक मैग्नेट लिया और उसको मूव करवाया तो कुछ ना कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। उस ईएमएफ को हम किससे लिखते थे, माइनस डी फाई बाई डी टी से लिखते थे। अच्छा ठीक है, लेकिन ये कैसे आई, ये चीज कैसे आई, ई इंटू डी एल। ईएमएफ का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर हम देखें विद द हेल्प ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, हम ये कह सकते हैं कि जो आपका वीडीआर है, जो आपका ईएमएफ है, ठीक है, ईएमएफ किससे आता था, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रिलेशन होता था, V इज इक्वल्स टू ई डी आर। तो वही यहाँ पे लेते हैं, ई डी एल इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर यहाँ पे आप देखो फ्लक्स है आपका, कौन सा फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को अगर आप और ध्यान से देखें तो ये क्या है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, B इंटू ए। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होगा, बी ए। फ्लक्स क्या होगा कि एक पर्टिकुलर एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, हम उसे फ्लक्स बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। तो इस फाई बी की जगह में लिख दूं बी इंटू ए, कि इस पर्टिकुलर एरिया में से इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, डीबी बाई डी टी। डीबी बाई डी टी का मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो उसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से आपको क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। ठीक है, तो आपका थर्ड लॉ जो है, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है, फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या डिस्क्राइब करता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्क्राइब करता है। किसकी वजह से, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से, दिस लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्क्राइब करता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे चेंज होगी तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, या फिर ये कह लो एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, अब जो इसका फोर्थ पॉइंट है हमारा एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ जस्ट इसका कन्वर्स है। ये जो थर्ड है ना, इसका जस्ट कन्वर्स है, जो मैक्सवेल ने प्रूव किया। मैक्सवेल ने क्या बोला, सॉरी, जो सबसे पहले एम्पियर्स ने बोला, एम्पियर्स ने क्या बोला कि अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, कहीं पे अगर आपका करंट है, ठीक है, एम्पियर्स क्या बोलते थे, बार बार बोलते थे कि अगर कहीं पे करंट है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगी ना। बायोट सेवर्ट लॉ से भी हम देख सकते हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसी को बायोट सेवर्ट लॉ को एक्सटेंड किसने किया, एम्पियर्स ने किया। एम्पियर्स ने क्या फॉर्मूला दिया अपन का कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल क्या होगा, म्यू नॉट आई होगा। लेकिन फिर आए मैक्सवेल, मैक्सवेल ने बोला कि ये इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन आप हमें दे रहे हैं, ये कंप्लीट नहीं है ना, ये कंप्लीट नहीं है, आप जो बता रहे हैं ये प्रूव नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने बिना करंट के भी मैग्नेटिक फील्ड दिखा दी थी। ठीक है, तो फिर उन्होंने ये इसको क्या किया, एक्सटेंड किया, और उसमें उन्होंने क्या ऐड कर दिया। देखो एम्पियर सिर्फ क्या बोल रहे थे कि बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई होता है, मैक्सवेल ने उसमें कुछ एडिशन कर दिया। मैक्सवेल ने बोला कि ये आपकी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, बी डी एल जो है म्यू नॉट आई नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, आई सी प्लस आई डी। उन्होंने उन्होंने करंट को ही क्या कहते हैं, करंट को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, कि दो तरीके का करंट हो सकता है, एक आपका कंडक्शन करंट हो सकता है और एक आपका डिस्प्लेसमेंट करंट हो सकता है। ठीक है, और इस डिस्प्लेसमेंट करंट से
बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने आई। देखो कल हमने डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला देखा था, क्या था आईडी अपन का, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये फ्लक्स कहाँ पे कौन सा होता है, यहाँ पे अपन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला था ये क्या हो जाएगा, बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई प्लस दिस। ये अपन का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया, ठीक है। तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट करंट अपन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से है। क्या कह रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहीं पे चेंज हुआ, मतलब अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई, किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। एम्पियर्स तो सिर्फ ये कह रहे थे कि करंट के, कौन से करंट के, कंडक्शन करंट के चेंज होने पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। उन्होंने इसको इनकंसिस्टेंट बता के मैक्सवेल ने बोला जरूरी नहीं है करंट हो, अगर कहीं पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अगर कहीं पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार चेंज हो रही हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही हो, जैसे कि आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिंग सोर्स है तो आपकी चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार चेंज होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने पे भी क्या हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये जो चार सेट है इक्वेशन का, इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं मैक्सवेल की इक्वेशंस। और ये चार प्रॉपर्टीज, ये चार सेट ऑफ इक्वेशन जिन भी रेज में फॉलो करेंगी वो आपकी कौन सी हो जाएंगी, लाइट रेज हो जाएंगी, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर, क्लियर गाइस, कोई डाउट, ठीक है। तो पहली क्या है, पहली जो आपकी कहें कि 10 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, फिर से ज्वाइन कर लेना। पहली जो आपकी इक्वेशन है ना, मैक्सवेल इक्वेशन, वो क्या है, जस्ट गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता था, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर कहीं पे चार्ज है, कहीं पे चार्ज है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगी, कहीं पे चार्ज है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगी। अगर कोई भी एक सरफेस है, क्लोज सरफेस, अगर वहां पे चार्ज है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है मैक्सवेल की। सेकंड इसका कन्वर्स है, या फिर हम कहें इसका मैग्नेटिक फॉर्म है, मैग्नेटिज्म में, कि अगर कहीं पे मैग्नेट है ना, अगर एक मैग्नेट है तो वो कैसे सरफेस बनाएगी, एक क्लोज सरफेस बनाएगी। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसा सरफेस बनाएंगी, एक क्लोज फील्ड बनाएंगी, एक क्लोज सरफेस बनाएंगी। जितनी कहीं से टर्मिनेट, कहीं से अगर निकलेंगी, कहीं से एमिट होंगी तो वो साउथ पोल पे आके खत्म हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी। इसीलिए क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एस अपन का क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएस क्या आ जाएगा, यस, क्या आ जाएगा, जीरो। कि जितनी लाइंस आपकी कहीं से एमिट हो रही हैं वो क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट जरूर होंगी, बीच में नहीं रह सकती, ठीक है। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई मैक्सवेल की। थर्ड क्या थी आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, बी मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कहीं पे चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, आपका ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा। और वोल्टेज अपन का क्या होता है, ईडीआर या ईडीएल भी कहते हैं ना। तो ईडीएल क्या लिखते हैं, माइनस डी फाई बी बाई डी टी ना। ये एक रिलेशन है ईवी और आर का, अपन ने पढ़ा है कई बारी कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, E इंटू डी। उससे यहाँ पे लिखते हैं ई डी एल इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब इस फाई का क्या मतलब है, मैग्नेटिक फ्लक्स। कह रहे हैं अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। कौन सा इंटीग्रेशन लेते हैं, न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखेंगे हम, यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पे क्या लेते हैं, लाइन इंटीग्रेशन लेते हैं। अब फोर्थ फॉर्म क्या था अपन का, जो मैक्सवेल का एक्सटेंडेड फॉर्म था, मैक्सवेल ने जो एक्सटेंडेड फॉर्म दिया था एम्पियर्स इक्वेशन का, क्या कहते थे कि आपका जो भी करंट है ना, अगर करंट है कहीं पे करंट है तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। कहीं पे करंट है तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगी, ये कहते थे वो। लेकिन मैक्सवेल ने उनको एक्सटेंड करके बोला कि कंडक्शन करंट भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट करंट भी हो सकता है। तो बीडीएल क्या होगा, म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। ये था पूरा आपका मैक्सवेल की इक्वेशन। किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले, कहीं पे अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ ले।